आज का ये जो टॉपिक है स्टैट्स के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है और ना सिर्फ स्टैट्स में बल्कि हम मुख्तलिफ अपनी जिंदगी के अंदर इस टॉपिक को यूज कर रहे होंगे। और इस टॉपिक का जो बुनियादी पर्पस है वो हमें बेसिकली किसी भी डेटा सेट की जो एक सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है उसका जानना है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो कि पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करती हो। इस टॉपिक का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, तो फिर आज की इस वीडियो में समझते हैं हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, चैनल द नॉलेज हब पे। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? देखो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के हवाले से हम पहले देखें ना, तो अब बहुत बचपन में हम लोग जो छोटी क्लासेस के अंदर होते थे तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा करते थे अर्थमेटिक मीन, फिर हम लोग एवरेज पढ़ा करते थे। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक पर्पस क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बेसिक पर्पस ये है कि हमें कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मिले जो पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सके। और इसकी हमें क्यों जरूरत है? अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए मैं आपको जो एग्जांपल देने लगा हूं, एक सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल ले लो यार। एक कोई सॉफ्टवेयर हाउस समझते हो ना आप, जहां पे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आपने सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल ले ली और उस एग्जांपल के अंदर हमने ये सोचना है कि एक टीम है जो एक सॉफ्टवेयर बना रही है। उस टीम के अंदर 5 मेंबर्स हैं। अब वो जो 5 मेंबर्स हैं, जब वो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो उसके अंदर वो 5 मेंबर्स में हर बंदा जो है कुछ एरर्स करता है। अब वो एरर्स जो है, लेट्स सपोज 5 मेंबर्स हैं और वो 5 मेंबर्स में से एक बंदा उसमें एरर्स कर रहा है, 10 एरर्स कर रहा है, एक बंदा 9 एरर्स करता है, एक बंदा 6 एरर्स करता है, एक बंदा 8 एरर्स कर रहा है, एक बंदा 7 एरर्स कर। अच्छा देखो, ये क्या हुआ कि हमें ये पता चल गया कि उस टीम के अंदर जो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं वो कितने एरर्स जो हैं वो कर रहे हैं। अब लेट अस सपोज कोई बंदा पूछता है कि इस टीम के अंदर क्या एरर्स हो रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना जी ये 10 एरर करता है, ये 9 एरर करता है, ये 8 एरर करता है, ये 6 एरर करता है। ये मुश्किल हो जाएगी ये बात जो है। हम क्या बात करेंगे? हम ये बात करेंगे ऑन एवरेज इस टीम के अंदर कितने एरर्स हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर यही जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने दी, बचपन के कॉन्सेप्ट लेकर आए, एवरेजेस को अपने जेहन में लेकर आए। इन सारे 5 जो लोग हैं इनके आप टोटल निकालें, कितना टोटल आता है आपका, और टोटल को फिर आप डिवाइड कर दें बाय 5 से, तो आपके सामने ये आ जाएगा कि इस टीम के अंदर ऑन एवरेज जो एरर्स हो रहे हैं वो 8 एरर्स ये टीम कर रही है। ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि ऑन एवरेज ये टीम 8 एरर्स कर रही है। और ये चीज उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि जब आपके पास 2-3 टीम्स होंगी। अब कंपैरिजन करना होगा कि भाई ये टीम बेहतर है, ये टीम बेहतर है, या ये टीम बेहतर है। तो हर टीम के आपने देख लिया, नंबर ऑफ एरर्स निकाल लिए और फिर आपने उसके हिसाब से बताया कि जी इस टीम के अंदर जो है वो ऑन एवरेज नंबर ऑफ एरर्स 8 एरर हैं, इसके अंदर 6 एरर्स हैं, इसके अंदर 10 एरर्स हैं। तो इस तरह आपको एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो मिल गई। और इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का मकसद ही हमारा ये था कि वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो हमारे पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि डेटा सेट के अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज हमारे एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये आपको बड़ा आसान था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट मेजर व्हिच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ डेटा सेट। मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, मैं आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर जा रहा हूं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो वैल्यू है, इट इज दैट मेजर which is going to represent or which will represent a data set। तो आपकी ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आ गई। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम आज जिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करने लगे हैं वो बात करने लगे हैं अर्थमेटिक मीन की। अब अर्थमेटिक मीन को निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि देखो 3 तरह की आपकी सीरीज होती हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सीरीज का मतलब है जो डेटा वैल्यूज हैं वो जो उनका एक सीक्वेंस बन रहा है, वो सीरीज जो है वो 3 तरह की होती हैं। अब वो जो 3 तरह की सीरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक आपकी है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज।
देखो, जो इंडिविजुअल सीरीज बहुत आसान करके समझाऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, फिक्रमंद नहीं होना, आराम आराम से करते हुए आपको लेकर जाऊंगा और उसके बाद एट द एंड आप बहुत आसानी से अर्थमेटिक मीन जो है वो तैयार कर रहे होंगे। अच्छा, एक काम कर लेना यार, कागज पेपर, सॉरी, कागज, कैलकुलेटर और पेन ये जरूर साथ रख लेना, क्योंकि साथ साथ करते जाओगे काम तो आपको मजा भी आएगा और प्रैक्टिस भी होती जाएगी। अब यहां पे मैंने बात आपसे की कर रहा था सीरीज की, तो जो आपकी 3 तरह की सीरीज होती है, उसके अंदर जो पहली सीरीज आपको बता रहा हूं वो है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अगर आप देखो तो इंडिविजुअल सीरीज में आपकी डेटा वैल्यूज होंगी, और डेटा वैल्यूज आपको पता है किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा वैल्यूज हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स से, और इसके साथ आपके और कुछ नहीं होगा, खाली डेटा वैल्यूज होंगी। ये है इंडिविजुअल सीरीज। डेटा वैल्यूज लाइक जैसे आपके सामने आ रही है 5, 7, 8, 10 डेटा वैल्यूज। ये है आपकी इंडिविजुअल सीरीज। दूसरी सीरीज है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या है कि आपके पास एक्स यानी कि आपके पास डेटा वैल्यूज भी है, और वैल्यूज के अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी हैं। अब आपके पास दो चीजें आ गई डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, आपके पास एक्स है यानी कि डेटा वैल्यूज, और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बहुत प्लेन कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच डेटा एलिमेंट। अकरेंस ऑफ ईच डेटा एलिमेंट, एक डेटा एलिमेंट जो है वो कितनी दफा अपने आप को रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक्स 5, 6, 7, 8, 10 है, और 5 2 दफा रिपीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2। 6 जो है 5 दफा रिपीट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 5। इसी तरह आपकी जो आगे डेटा वैल्यूज है वो अपने आप को जितना जो है वो रिपीट कर रही होंगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बनती जाएगी। डिस्क्रीट सीरीज के बाद जो तीसरी सीरीज जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो है कंटिन्यूस सीरीज। अब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर क्या है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि एब्सोल्यूट टर्म में 5, 4, 6 इस तरह नहीं है हमारे पास, बल्कि क्लास इंटरवल्स हैं। अब क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या हो गया? रेंज हो गई। क्लास इंटरवल्स का मतलब हो गया ग्रुप्स हो गए। 0 to 10 एक ग्रुप, 10 to 20 दूसरा ग्रुप, 20 to 30 तीसरा ग्रुप, 30 to 40 चौथा ग्रुप, 40 to 50 पांचवा ग्रुप। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं हमारे, और हर ग्रुप की अकरेंस जो है वो उसकी नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ अकरेंस इज इट्स फ्रीक्वेंसी। और फॉर एग्जांपल 0 to 10 जो है इसके अंदर 5 डेटा आपके पास वैल्यूज हैं। उसके बाद आपके पास जो 10 to 20 है इसमें आपके पास 7 वैल्यूज हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। आज की इस वीडियो में हम तीनों जो है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, इनसे रिलेटेड हम काम करेंगे, इनका हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। बहुत सिंपल होने लगा है। पेपर आपके पास हो, कैलकुलेटर आपके पास हो, और पेन आपके पास हो, और स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है मेरे साथ जो है। यही नहीं है कि सिर्फ आपने देखते रहना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि यार वो कैलकुलेटर, मोबाइल के अंदर भी हमारे ना कैलकुलेटर है। देखो, मोबाइल पे तो आप ये वीडियो देख रहे हो, मुझे देख रहे हो सब मोबाइल के ऊपर जो है, तो फिर इसके साथ कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करोगे? जरा मुश्किल हो जाएगी ना ये बात जो है। तो आप कोशिश करो मेरे भाई, मेरी बहनों, कैलकुलेटर साथ रख लो, और उसके बाद जरा काम करते हैं। बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, याद करा दूंगा आपको जो है पूरा अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूलाज। स्टैट्स के अंदर एक फॉर्मूला ही तो होता है जो सबसे बड़ी मेन चीज होती है, तो फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। आज ही की इस लेक्चर के अंदर आप जो है वो फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। चलो फिर आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो चीज आई है वो आ रहा है सिंपल अरिथमेटिक मीन। अच्छा, जब हम सिंपल अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं तो सिंपल अरिथमेटिक मीन को हम दो तरीकों से निकालेंगे। एक तरीका हमारा है वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा कहलाता है शॉर्टकट मेथड। अच्छा, ये ना समझना कि शॉर्टकट मेथड जो है वो बहुत कोई शॉर्टकट मेथड है, यानी कि बहुत जल्दी से ऐसे यूम करके चुटकी बजाते काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारे मेथड्स बहुत आसान है, क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कराने के लिए काम, वो बेसिकली आसान तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए। ले जी, अब हम निकालते हैं। हमारे पास है अरिथमेटिक मीन, हमने निकालना है। 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके नंबर हमारे सामने है। वो नंबर क्या क्या है? वो नंबर है 30, 35, 40, 25, 50। कोई क्विज था 50 नंबर का, वो क्विज था। इन 5 बच्चों ने, एक ने 30 लिए, एक ने 35 लिए, एक ने 40 लिए, 25 लिए, और 15 लिए। अच्छा, अब अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला, एक्स बार, अच्छा, एक्स बार ये जो ऊपर एक्स के ऊपर डैश लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अरिथमेटिक मीन को, समझ लो। उसके बाद आ जाता है इज इक्वल टू सिम्यूशन एक्स। ये सिम्यूशन का साइन लगा, सिम्यूशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। यार एक बात सुनो, सिम्यूशन के साइन से घबराना नहीं है।
कुछ नहीं है, ये ऐसी कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि एक्स की जितनी वैल्यूज है उनको तुमने ऐड करना है, बस ये है सॉल्यूशन। तो ये नहीं कि सॉल्यूशन के साइन से घबरा जाओ, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स करते थे तो उस वक्त ये सॉल्यूशन का साइंस साइन जो होता था वो हमें बहुत डराता होता था। कुछ भी नहीं है, एक सिंबल है। इस सिंबल का मतलब क्या है कि आपने इसके अंदर जितनी वैल्यूज आनी है आपने उसको प्लस करना है, टोटल लेना है। तो हमने किस चीज का टोटल लेना है? हमने टोटल लेना है 30, 35, 40, 25 और 50। तो सॉल्यूशन एक्स ओवर एन। अब एन क्या है? एन जो है, जो टोटल आपकी वैल्यूज हैं इस डेटा सेट के अंदर। अब इस डेटा सेट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं? इस डेटा सेट के अंदर 5 वैल्यूज हैं। अब हमने क्या किया सॉल्यूशन एक्स हासिल करने के लिए कि हमने 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 50, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 180। इसको हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तो हमारे पास ऑन एवरेज इस क्लास का जो स्कोर है वो 35 आ गया। तो देखो 35 ने क्या किया कि पूरी क्लास के डेटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये भी सोचो कि अगर ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते तो फिर उसके अंदर ये कितना अच्छा हो गया ना, हमें ये पता चल गया कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, डेटे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या कहलाएगी? वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कहलाएगी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इस वक्त हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो टाइप कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन। अब आगे चलते हैं। ये जो मेथड मैंने आपको बताया था ये था डायरेक्ट मेथड। इसके बाद मैं आपको बताने लगा हूं शॉर्टकट मेथड। अच्छा, कई दफा आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको एक्सप्लिसिटली कहा जाएगा कि आपने इधर का मीन जो है, इस डेटा सेट का मीन जो है वो शॉर्टकट मेथड के तहत निकालना है। तो आप उस वक्त अगर आप वो जो सॉल्यूशन एक्स डिवाइडेड बाय एन वाला फॉर्मूला लगा दो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आंसर भले ठीक आ रहा हो लेकिन आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड लेकिन बहुत आसान है, कोई मसला नहीं। सबसे पहले तुम शॉर्टकट जो मेथड है उसका फॉर्मूला देख लो। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सॉल्यूशन डी डिवाइडेड बाय एन। हाय अल्लाह, कंफ्यूज हो गए? कुछ नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना। दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से समझाऊंगा आपको कि ये क्या चीज है। कंफ्यूज नहीं होना, हाय अल्लाह नहीं आनी चाहिए। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं वो क्या है? बहुत आसान है समझना। एक्स बार का तो तुम्हें पता है ना, ये तो अर्थमेटिक मीन है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। आगे चल, अब इसके आगे अंदर आगे आ रहा है ए। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। क्या? एज्यूम्ड मीन। अच्छा, या तो आपको पेपर के अंदर ये एज्यूम मीन दिया होगा या आपको निकालना होगा। अब एज्यूम मीन की सबसे पहले बात करते हैं, ए की पहले बात करते हैं। ये आपके सामने जो डेटा सेट एक आ रहा है, ये इस डेटा सेट के अंदर जो है ये आपके 5 वैल्यूज हैं, 5, 6, 7, 8, 9। आपने इसका ए निकालना है तो कैसे निकालेंगे ए आपको? तो पहले सबसे पहले वाली वैल्यू काटा लगा दीजिए लेफ्ट के ऊपर से, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू काटा लगा दीजिए। अब सबसे आखिरी वाली वैल्यू, लास्ट वैल्यू, काटा लगा दीजिए। सेकंड लास्ट वैल्यू, काटा लगा दीजिए। अब ये जो बीच में वैल्यू आपके आई है ये वैल्यू है एज्यूम्ड मीन की। तो अब आपको मालूम ये हो गया कि एज्यूम मीन जो है वो कौन सी वैल्यू होगी। अच्छा, अब यहां पे एक बात और भी आ सकती है, मैं अभी बताना चाहूंगा आपको वो बात। के मिसाल के तौर पे यहां पे तो आपके पास टोटल वैल्यूज जो थी वो थी 5 वैल्यूज थी, 5, 6, 7, 8, 9। तो आपने बड़ी आराम से जो था वो आखिर की 2 वैल्यूज, पहले की 2 वैल्यूज निकाल के बीच की एक वैल्यू जो थी वो आपने कहा कि ये हमारी एज्यूम मीन। अगर यहां पे 6 वैल्यूज होती तो फिर क्या करते? फिर आप लेफ्ट से 2 वैल्यूज निकालते, फिर राइट से 2 वैल्यूज निकालते, तो बीच में 2 वैल्यूज आ जाती। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो जो बीच वाली 2 वैल्यूज हैं उनमें से कोई सी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो आपका एज्यूम मीन हो। कोई सी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। अब इसका फॉर्मूला आपने देखा था, एक्स बार इज इक्वल टू ए यानी कि एज्यूम मीन प्लस सॉल्यूशन डी डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब तो वही है कि आपके जो जितने डेटा, आपके जितनी वैल्यूज हैं वो आपका एन है। अब एक अभी आपको पता चल गया कि ए जो है वो बीच वाली वैल्यू है, जैसे यहां पे 7 है वो ए आ गया आपका जो। अब आ जाता है डी। डी क्या है? डी है एक्स माइनस ए, यानी कि हर एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट डी होगा। हर एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट डी होगा।
तो आपने अब क्या करना है, यहां पे आपने एक टेबल बनाना है और टेबल के अंदर आपने x लिखना है, x के आगे आपने d लिखना है और d इज इक्वल टू x माइनस ए। अच्छा, अगर हम ये वाला डेटा सेट ले लें तो क्या होगा, पहली वैल्यू है 5, 5 माइनस 7 माइनस 2। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू इसके अंदर है 6, 6 माइनस 7 माइनस 1। फिर तीसरी वैल्यू है 7, 7 माइनस 7 0। फिर चौथी वैल्यू है 8, 8 माइनस 7 1। और उसके बाद वैल्यू है 9, 9 माइनस 7 2। ये आपका हो गया मुकम्मल, आपने डी निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, आपने डी को ऐड करना है, क्योंकि देखे ए प्लस समीशन डी, यानी कि डी की सारी वैल्यूज को आपने ऐड करना है। जब आप डी की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ऐड करने के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 और आपका एक्स बार हो जाएगा ए क्या था आपका, यहां पे ए था आपका 7 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 5, ये क्या हो गया आपका 7। तो इस डेटा सेट का जो मीन निकला वो आ गया आपका 7। अब आप इसको कंपेयर भी कर लें कि अगर आप शॉर्टकट मेथड से निकालें या डायरेक्ट मेथड से निकालें इसका मीन जो है, तो दोनों सूरतों में जो आपका मीन है इस डेटा सेट का वो 7 ही आएगा। आप करके देखें, शॉर्टकट मेथड के अंदर आपने a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n करना है, जबकि डायरेक्ट मेथड जो है वो आपने क्या करना है, समीशन x डिवाइडेड बाय n। तो आप दोनों में निकाल लें तो आपका मीन जो है वो एक जैसा आ रहा होगा। ले जनाब, अब आ जाते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। और डिस्क्रीट सीरीज जैसे मैंने आपको बताया था कि x की भी वैल्यू होगी और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, यानी कि हर x की वैल्यू के अगेंस्ट उसका नंबर ऑफ अकरेंस होगा। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, कुछ ना ज्यादा चेंज नहीं होने लगा, बिल्कुल बहुत आसान होगा आपके लिए। आप मुझे ये बताओ कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर अब खाली x तो नहीं है, मानते हो इस बात को, मानते हो ना कि अब खाली x नहीं है। तो खाली x नहीं है तो इसके साथ और दूसरी चीज क्या आई, एडिशन किस चीज की हुई है, इसके साथ फ्रीक्वेंसी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालना है तो हमने दोनों को कंसीडर करना है। तो डायरेक्ट मेथड जो है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, डायरेक्ट मेथड जो है उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, x बार इज इक्वल टू सम्यूशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय n। तो ये है डिस्क्रीट का फॉर्मूला। आपने क्या किया इसके अंदर कि आपने इसके अंदर f और x, इसको आपने इसका प्रोडक्ट लेके चलना है और फिर उसके बाद आपने उनको ऐड करना है सारी वैल्यूज, क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी है। अब चले, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल आपके सामने आ गई है। आपके सामने x की वैल्यूज हैं 102, 105, 02, 110, 120, 122, 125 और 128। ये आपके पास x की वैल्यूज हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है 5, 3, 5, 4, 3, 2, 4। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। सबसे पहला काम हमने जो ये करना है वो ये करना है कि हमने x की वैल्यूज को ये वर्टिकली ऑर्गेनाइज कर लें, टेबल में ऑर्गेनाइज कर लें, हर वैल्यू के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी लिख लें। आसान, बिल्कुल आसान, ऑर्गेनाइज होकर काम करेंगे, कोई मसला नहीं, बड़ा मजा आएगा आपको काम करने। और उसके बाद आपने क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई कर देना। देखो ना, तो तुम्हारे सामने है ना, f और x, इनको मल्टीप्लाई करते चले जाओ। फॉर एग्जांपल, पहला f किया मल्टीप्लाई 102 इंटू 5, ये आ गया 510। दूसरा किया 105 इंटू 3, ये आ गया 315। तीसरा किया 110 मल्टीप्लाई बाय 5, 550। चौथा किया 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 480। फिर आपके पास 122 मल्टीप्लाई बाय 3, 366। 125 मल्टीप्लाई बाय 2, 250 और 128 मल्टीप्लाई बाय 4, 512। लो जी, ये तुम्हारा आ गया एफ एक्स। मजा आ गया जी। अब आपने क्या फॉर्मूला क्या कह रहा है, सो फॉर्मूला ये कह रहा है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर एन। समीशन एफ एक्स करें 510 प्लस 315 प्लस 550 प्लस 480 प्लस 366 प्लस 250 प्लस 512, ये बन जाता है 2983। 2983 को आपने क्या करना है, डिवाइड किसे कर देना है, फ्रीक्वेंसी तुम ऐड कर लो, 5 and 3 8 and 5 13 and 4 17 20 22 20 और 22 और 4 26 डिवाइडेड बाय 26। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 114.73। आसान है, मुश्किल तो नहीं, इसलिए साथ साथ करते जाओ, बाद पे ना छोड़ना है इसको कि बाद में अच्छा चलो ठीक है अभी तो लेटे लेटे लेक्चर अटेंड कर लूं उसके बाद देखूंगा।
मजा नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे। कोशिश करो साथ साथ करते जाओ, तो आप साथ करोगे तो आपको एंजॉय भी करोगे, और उसके साथ फिर एक दूसरा सवाल भी करो, तीसरा सवाल भी करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ याद रहेगा। फॉर्मूला याद हो गया आपको, x बार इज इक्वल टू समेशन fx ओवर n। ये है डायरेक्ट मेथड डिस्क्रीट का। अब अगर हम डिस्क्रीट के अंदर शॉर्टकट मेथड लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा? अब पिछले केस में क्या था, जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज थी उसके अंदर क्या था कि किस तरीके से हम लोग शॉर्टकट मेथड से निकालते थे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब यहां पे जब हमने निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय n। अब हमने d, वही है जी, d को कैसे निकालेंगे, d को निकालेंगे x माइनस a। d का फॉर्मूला क्या है, x माइनस a। निकाल लेते हैं, फिर दोबारा डेटा सेट लिखो जरा। x तुम्हारे सामने आ गया, सारी वैल्यूज लिख लें। x की वैल्यूज आ गई 102, 105, 110, जितनी वैल्यूज है x की लिख। उसके आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो, 5, 3, 5, 4, 3, 2, 4। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। आप फ्रीक्वेंसी को टोटल भी कर लो, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया तुम्हारे पास 26। अब डी की वैल्यू निकाल, डी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर सेंटर के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है। अब सेंटर के अंदर देखो, आपके पास जो वैल्यू आ रही है सेंटर के अंदर, वो आ रही है, ऊपर से 3 वैल्यूज निकाल दो, नीचे से 3 वैल्यूज निकाल दो। आपकी सेंटर के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 120। तो हमने ऊपर से 3 वैल्यूज निकाल दी, नीचे आखिर से 3 वैल्यू निकाल दी, पहली दूसरी तीसरी वैल्यू काटा लगा दो, फिर आखिर में आ जाओ, आखिरी, उसके बाद सेकंड लास्ट, और उसके बाद उससे ऊपर वाली वैल्यूज, इनको काटा लगा दो, बीच में आपके वैल्यूज आ जाती है 120। वो बात याद रखना कि अगर ये वैल्यूज जो हैं ये ऑड नंबर में नहीं होंगी तो बीच वाली 2 वैल्यूज में से कोई सी वैल्यू को जो है वो आप ए ले लेना। अब यहां पे ए हमारे पास आ गया 120, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सवाल के अंदर ए दिया हुआ है ना, तो फिर आपने एफिशिएंसी नहीं दिखानी। अगर सवाल में आपके पास ए है तो फिर जो ए दिया हुआ है उसके साथ काम कर लेना, उसके बाद एफिशिएंसी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ए है। अब आपने क्या करना है, यहां पे आपने डी निकालना है। अब डी के लिए एक्स माइनस ए, एक्स क्या है आपके पास, पहली वैल्यू आपके पास क्या है 102 माइनस 120, ये क्या आ गया माइनस 18। दूसरी वैल्यू 105 माइनस 120, ये क्या आ गया माइनस 15। तीसरी वैल्यू 110 माइनस 120 माइनस 10। फोर्थ वैल्यू 120 माइनस 120 0। फिफ्थ वैल्यू 122 माइनस 122, और उसके बाद आखिरी वैल्यू है 128 माइनस 120, ये हो गया 8। लो जी, आपके पास डी भी आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने एफ डी कर लेना है, और एफ डी करने के लिए आप पहली वैल्यू आपके पास क्या आई थी 18, आपके पास पहली वैल्यू जो आई थी 18 आई थी, 18 को आपने माइनस 18 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 90। दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी माइनस 15, 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया माइनस 45। फिर आपके पास वैल्यू थी माइनस 50, 5 से मल्टीप्लाई, माइनस 10, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया माइनस 50। फिर आपके पास वैल्यू थी 0 आ गया। उसके बाद डी की वैल्यू आपके पास आई थी 2, 3 से मल्टीप्लाई किया 6। फिर डी की वैल्यू आई थी 5, 2 से मल्टीप्लाई किया 10, और आखिरी वैल्यू आई थी आपके पास 8, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 32। अब आपने समेशन एफ टी निकाल, सारे एफ टीज को आपस में प्लस कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 137। अब माइनस 137, ये आ गया आपका समेशन एफ टी। अब आपने फॉर्मूला में डालें, एक्स बार इज इक्वल टू 120 प्लस माइनस 137 डिवाइडेड बाय 26, ये 120 माइनस 5.26, ये आपके पास आंसर आ गया 114.73। इस डेटा सेट का आपने जो अर्थमेटिक मीन निकाला शॉर्टकट मेथड से, वो भी आ रहा है 114.73। देख लें, अब आपका जो आपने शॉर्टकट मेथड से निकाला 114.73 और डायरेक्ट मेथड से निकाला तो भी 114.73, दोनों वैल्यूज एक है। अब आपका बहुत सादा सा काम है, बड़ा सिंपल काम है, बस सिर्फ और सिर्फ कागज पेन कैलकुलेटर भी आपके सामने होना चाहिए, और आप डेटा को साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। तीसरी प्रॉब्लम के ऊपर आ रहे हैं, और वो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के ऊपर। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जब हम आएंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमारे पास एक्स तो होता ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, सवाल के जरिए से देखेंगे। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, समेशन एफ एक्स ओवर एन। हमारे पास यहां पे एफ एक्स जो है वो एक्स नहीं है,
क्लास इंटरवल्स है ना। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे निकालना है मिड पॉइंट, क्लास इंटरवल का हमने मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले आप इसका टेबल बना लें। सबसे पहले लिखें क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये एक क्वेश्चन है, ये आप करके देखते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसीज आगे लिखे हैं, अब इसके अंदर क्लास इंटरवल्स भी हैं, फ्रीक्वेंसीज भी हैं, और फ्रीक्वेंसीज हमने डाल दी 5, 7, 3, 8, 4, 3। ये हमने फ्रीक्वेंसी डाल दी। फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लें, 5 and 7 12 and 3 15, 15 and 8 23, 23 and 4 27 और 3 30। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 30। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसको आप x भी कह सकते हैं और ये m भी कहलाया जाता है। m क्यों कहलाया जाता है? इसको मिड पॉइंट कहते हैं, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? आपने लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इन दोनों को ऐड करना, कर लिया 0 + 10, और अब इसको डिवाइड कर दो 2 से। 0 + 10 क्या है? 10 डिवाइड बाय 2, ये हो गया 5। इसी तरह 10 + 20 क्या है? 30, और 30 डिवाइड बाय 2 ये क्या है? 50। लिख दें आगे, x की वैल्यू के नीचे लिख दे 5, 15। तीसरी वैल्यू आ गई 20 + 30 क्या है? 50 डिवाइडेड बाय 2, 25। आगे लिख दे 30 + 40 क्या है? 70 डिवाइडेड बाय 2, 35। उसके बाद 40 to 50, 40 to 50, 40 + 50 90 डिवाइडेड बाय 2 क्या है? 45। और 50 + 60 110 डिवाइडेड बाय 2, 55। तो ये आपकी सारी x की वैल्यूज आ गई। अब आपने इसको अगर डायरेक्ट मेथड से करना है तो बहुत सिंपल है, x बार इज इक्वल टू समीशन fx डिवाइडेड बाय n। जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो आप, टोटल फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या है हमारे पास? 30। तो आपने उसको 30 से डिवाइड कर देना। x की वैल्यूज आ गई। अब इसके बाद आपने fx का कॉलम बना देना। बस साथ साथ करते जाएं, जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूं आप भी साथ साथ करते जाएं। 5 × 5 25, 15 × 7 105, 25 × 3 75, 35 × 8 280, 45 × 4 180, और 55 × 3 165। ये fx आ गया। अब आपके पास क्या रहेगा काम? बहुत आसान काम है। x बार इज इक्वल टू समीशन fx डिवाइडेड बाय समीशन f। समीशन f क्या है? 30। fx क्या आपके पास टोटल क्या आ रहा है? समीशन fx आपके पास टोटल आ गया 830। समीशन f क्या है? 30 डिवाइड कर ले, आंसर आपके पास आ गया 27.66। ये आपके पास आंसर आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब आ जाते हैं, इसी को हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। शॉर्टकट मेथड करने के लिए यूज करने के लिए अगेन अब यहां पे वही वाली चीज आ रही जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा था। आपके पास, आपने फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, आपने क्लास इंटरवल लिख लिया। क्लास इंटरवल के बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आने के बाद आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब जब आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, अब यहां पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या फॉर्मूला है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर एन। फॉर्मूला वही है, कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं, सिर्फ तरीकेकार थोड़ा सा चेंज हुआ है कि यहां पे x की वैल्यू हमने मिड पॉइंट से निकालनी है। अच्छा, अब जब हमने मिड पॉइंट से x की वैल्यूज हमारे पास सारी आ गई, तो हमने क्या किया कि हमने d निकालना है। अब यहां पर 6 वैल्यूज है, 6 वैल्यूज है टोटल। हम देख लें 6 वैल्यूज है हमारे पास। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। ये आपके पास 6 वैल्यू, 6 इंटरवल्स हैं। और आपने इससे रिलेटेड जो मिड पॉइंट निकाले 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब वही बात आ गई कि आपने ऊपर वाले 2 निकाले, नीचे वाले 2 निकाले, तो बीच में 2 वैल्यूज बची 25 और 35। इनमें से कोई वैल्यू भी आप सिलेक्ट कर लें, ये आपका ए होगा। एज्यूम मीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मैंने इधर जो है 25 सिलेक्ट कर लिया। अब आप वही करें, d इज इक्वल टू x माइनस ए। पहली वैल्यू 5 - 25, ये क्या आ गया? -20। दूसरी वैल्यू 15 - 25 -10। तीसरी वैल्यू 25 - 25 0। चौथी वैल्यू 35 - 25 10। पांचवी वैल्यू 45 - 25 20। और आखिरी वैल्यू 55 - 25 30। ये भी आ गया। अब एफ डी निकाल लें। पहला एफ डी आपके पास आया -100, दूसरा एफ डी आ गया -70, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, -10 × 7। तीसरा एफ डी आया 0, 3 × 0 0। चौथा एफ डी आया आपके पास 10 × 8 80। पांचवा एफ डी आया आपके पास अगेन 20 × 4 80। और उसके बाद आखिरी एफ डी 30 × 3 90। ये आपके पास सारे एफ डीज आ गए। आपने क्या किया, इन एफ डीज को आपस में प्लस कर लिया। -100 प्लस -70 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 90। ये आपके पास आंसर आ गया 80। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ए था आपके पास 25, सॉल्यूशन एफ डी आपके पास आ गया 80,
80 को डिवाइड किया 30 से, आपके पास आंसर आ गया 2.66। 25 में 2.66 आपने प्लस किया, आपके पास आंसर आ गया 27.66। डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है और आपका शॉर्टकट मेथड से भी वही आंसर आ रहा है। अब इसके बाद एक मेथड है, उसको कहते हैं स्टेप डिविएशन मेथड। बहुत जरूरी है, आप लोगों ने याद रखना है। ये स्टेप डिविएशन मेथड भी एग्जाम्स में आ जाता होता है कि आपने मीन निकालना है, लेकिन स्टेप डिविएशन मेथड से निकालना है। जब आपने स्टेप डिविएशन मेथड से मीन निकालना है तो स्टेप डिविएशन मेथड के अंदर यार बहुत आसान होने लगा है, घबराना नहीं है तुम लोगों ने। फरहान भाई साथ है तुम्हारे, आपने टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी है आपको, किसी किस्म की कोई फिक्र की बात नहीं है। फरहान भाई साथ है, आपको पूरे फॉर्मूला याद करा रहे हैं। एक्स बार इज इक्वल टू, स्टेप डिविएशन मेथड के अंदर क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय आई। अरे भाई ये क्या है सब कुछ, आई एफ डी डैश, ये क्या है सब कुछ, क्या है देखते हैं क्या है? कोई घबराने की बात ही नहीं, आ जाएगा समझ। एक्स बार मीन समझ गए, ए एज्यूम मीन का पता है ना क्या होता है, तो कोई एफ का पता है ना क्या होता है, कोई मसला नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टेंशन किस बात की हो रही है, दो चीजों से टेंशन हो रही है। एक तुम्हें आई क्या है, आई भी बता देता हूं, क्लास इंटरवल 0 to 10 कितना क्लास इंटरवल है, 10 है। 10 to 20 कितना क्लास इंटरवल है, फिर 10। तो ये आपका क्या है, ये क्लास आई, आई क्या है आपका क्लास इंटरवल। 0 to 10 क्लास इंटरवल 10, 10 to 20 10, आई आई भी समझ आ गया, कोई मसला नहीं। तो फिर एक डी डैश के ऊपर जो है वो आप घबरा रहे हो, डी डैश, डी डैश क्या है, कुछ भी नहीं, मसला ही नहीं। डी डैश है, डी डैश इज इक्वल टू जो वैल्यू डी की निकालोगे उसको डिवाइड कर देना है क्लास इंटरवल से। डी डैश इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आई, बस ये है डी डैश। अब निकाल लो, फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय इंटरवल। चलो जी आगे चलते, कैसे निकाल रहे हैं। लो जी क्लासेस वैसे के वैसे लिखी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी डाल दी 573 वही है ना पिछले वाला प्रॉब्लम, 573। मिड पॉइंट्स निकाल लिए, वही मिड पॉइंट्स आएंगे ना, मिड पॉइंट में क्लास इंटरवल चेंज नहीं हो रहा, 5, 15, 25, 35, 45, 55। अब आ जाना आपने डी निकालो, एक्स माइनस ए जैसे पहले निकाला था, माइनस 20, वही 25 आपने ए सिलेक्ट कर लिया था, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30। और उसके बाद डी डैश माइनस 20 डिवाइड बाय 10 माइनस 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, फिर 0, फिर 10 डिवाइडेड बाय 10 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 30 डिवाइडेड बाय 10 3। एफ डी डैश मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी इंटू डी डैश, माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 आ गया, माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7 आ गया, फिर उसके बाद 0 आ गया, फिर उसके बाद 1 इंटू 8 8, फिर 2 इंटू 4 8, और फिर 3 इंटू 3 9। लो जी ये तुम्हारे पास सारा आ गया समीशन। अब इसका तुम लोगों ने एफ डी डैश निकाल लेना है। समीशन एफ डी डैश निकालोगे, जब तुम समीशन एफ डी डैश निकालोगे तो तुम्हारे पास समीशन एफ डी डैश प्लस कर दो, माइनस 10 माइनस 7 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9, ये आ गया आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है एफ डी डैश समीशन एफ डी डैश इज इक्वल टू 8। नाउ फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन 25 प्लस 8 ओवर 30 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 0 0 से कट गया तुम्हारा, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया 27.66। तीनों जो तुम्हारे आंसर्स हैं वो एक जैसे आ रहे। कोई मुश्किल है नहीं, मुश्किल। आज के इस प्रोग्राम के अंदर तुम लोगों ने क्या काम किया, आज के प्रोग्राम के अंदर तुम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले लर्न किए, बहुत सारे फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला आपने कौन सा लर्न किया, आपने इंडिविजुअल सीरीज का पहला फॉर्मूला लर्न किया और वो था एक्स बार is equal to arithmetic mean, x bar is equal to solution x divided by n, x की सारी वैल्यूज को प्लस किया इंडिविजुअल सीरीज के। दूसरा फॉर्मूला जो आपने लर्न किया वो लर्न किया, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या होगा, x बार इज इक्वल टू ए क्या है एज्यूम मीन प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n, d क्या होता है, d एज्यूम मीन और x की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो आपका d आ जाता है। तो a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n, ये आपका हो गया शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में।
फिर आ जाता है आपका डिस्क्रीट सीरीज, चूंकि एफ बीच में शामिल हो गया था तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डायरेक्ट मेथड के अंदर सॉल्यूशन एफ एक्स, यानी एक्स भी है, पहले तो सॉल्यूशन एक्स था, अब फ्रीक्वेंसी सॉल्यूशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, आपके पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। और जब हम जाते हैं शॉर्टकट मेथड में तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सॉल्यूशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, सिंपल, कुछ भी नहीं। और फिर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जब हम आते हैं तो अगेन यहां पे इंटरवल आ जाता है, तो इंटरवल के आपने मिड पॉइंट्स ले लेने हैं, एक्स ले लेना है, फॉर्मूला वही रहता है आपका, एक्स बार इज इक्वल टू सॉल्यूशन एफ एक्स ओवर एन, आपका फॉर्मूला वही है। अगर आप शॉर्टकट मेथड पे जाते हो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सॉल्यूशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, शॉर्टकट मेथड पे आ जाता है। और स्टेप डिविएशन पे आते हो तो आपने क्या करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सॉल्यूशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय एन, डी डैश जो है वो क्या है, डी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। तो इससे आपका क्या निकल आया, इससे आपका अर्थमेटिक मीन निकल आया तीनों सीरीज के अंदर। आई होप कि यार आपको ये समझ आया होगा कि अर्थमेटिक मीन हमने किस तरह निकालना है, बहुत सिंपल सादा करके आपको समझाया है। अर्थमेटिक मीन जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, घबराना किसी चीज से नहीं है। स्टैट्स के अंदर फॉर्मूला एक ऐसी चीज होती है जो कि आपने हमेशा आपके साथ साथ चलेंगे, फॉर्मूलाज जो है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूला का। अगर आपने फॉर्मूला शीट बनाई हुई है, साथ साथ फॉर्मूला लिखते आ रहे हो, तो आपको फॉर्मूला के अंदर कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कमाल बात क्या है कि अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपका सवाल ठीक है, प्योर मैथमेटिकल नंबर है आपके, आपका सवाल बिल्कुल क्वेश्चन ठीक में हो रहा होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो मैंने आपके साथ सारी बात की है, ये स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ, ये बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए भी है, ओ लेवल्स के लिए भी है, एफएससी के लिए भी है, आपका ए लेवल्स की भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं से रिजॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस करते रहना है, मजा आएगा आपको स्टैट्स करने का। आगे प्रोग्राम्स देखते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैंने प्रोग्राम करना है वो मैंने करना है मीडियन के ऊपर जो है, और मीडियन के ऊपर भी इसी तरह एक डिटेल प्रोग्राम करूंगा। अगर आप समझते हैं कि आपको लिए प्रोग्राम बेनिफिशियल था, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया तो लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारे इन प्रोग्राम्स का फायदा पहुंच सकता है तो यार शेयर कर लेना, कुछ नहीं होता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं।